विद्यार्थियों, आज आपका तीसरा टॉपिक है चतुर्भुज को समझना। बस सबसे पहले इसमें देखेंगे आपके बहुभुज से स्टार्ट करते हैं। तो बहुभुज में आप सबसे पहले त्रिभुज, चतुर्भुज के बाद पंचभुज, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट से हम सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर पहला जो आपका भाग रहेगा वो रहेगा हमारा बहुभुज। जितने भी आकृति से घिरे हुए भाग होते हैं उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें बहुभुज में बहुत सारे आते हैं। तो बहुभुज की सबसे पहली परिभाषा ये होगी, इधर 3 या 3 से अधिक, आपको ध्यान रखना है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ये बहुभुज की परिभाषा। वापस चतुर्भुज को इसमें समझना है, तो समझने से पहले इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। बहुभुज क्या होता है? तो हम कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक भुजा होगी, लेकिन उसकी घिरी हुई बंद आकृति, ये आपको ध्यान रखना, घिरी हुई बंद आकृति होगी। ये विशेषकर आपको याद रखना। 3 तो भुजा बहुत सारी हो सकती है। जैसे मैं 3 भुजा इधर लिखता हूँ, जैसे 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3, ये भी 3 भुजा दी हुई है, जैसे ए बी सी और सी डी, लेकिन ये बंद नहीं है। और 1 3 आकृति जैसे ये दी हुई 1 2 और 3, जैसे ए बी सी, 3 आकृति ये भी है और 3 आकृति ये भी, लेकिन ये बंद नहीं है। और ये आकृति कैसी है? 3 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति। और 3 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज होता है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं आगे। अब बहुभुजों के प्रकार के आधार पर देखते हैं। तो बहुभुज सबसे पहले इधर देखते हैं, भुजा या शीर्ष। जितनी भुजा होगी उतने बहुभुज में शीर्ष होगी। जो भी बनेगी उसका आकृति का नाम और आकृति। जैसे सबसे पहले 3 से स्टार्ट होता है। तो 3 वाला, जैसे भुजा इसकी 3, तो शीर्ष भी 3 होंगे। तो 3 होगी, उसको हम बोलेंगे त्रिभुज। ध्यान रखें, जिसकी 3 भुजा 3 शीर्ष बंद आकृति से त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा हुई, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति इस प्रकार की हो जाएगी, ये आपके त्रिभुज। इसी प्रकार भुजा 4, तो हम कहेंगे इसको 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज। और इसकी भुजा ये होगी आपका 4 आकृति। इसी प्रकार इसमें आगे 5 से घिरी हुई, आपको इसको बोलेंगे 5 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को बोलेंगे हम पंचभुज। 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार 6 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को बोलेंगे षष्ठभुज। तो इससे यहाँ हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार हम आकृति भी बना सकते हैं और नाम भी बता सकते हैं। इसके बाद जैसे 7 सप्तभुज, आकृति 7 की। इसे पर 8 तो अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी भुजा दी हुई है सब त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की परिभाषा हमको पता ही है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इससे बाद चतुर्भुज की परिभाषा, तो चतुर्भुज में भुजा कितने होते हैं? शीर्ष भी 4 होते हैं, भुजा भी 4 होती है। तो 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये इसका चित्र, इस प्रकार आपका चित्र बनेगा। ये इसका
इसका। इसके बाद षष्ठभुज, तो 6 भुजाओं से घिरी हुई बना करती को षष्ठभुज कहे जाए। तो ये सभी प्रकार के बहुभुज होंगे। आगे हम देखते हैं इसको बना सकते हैं। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं दिया हुआ इसके आगे, ये तो आकृतियों के नाम। ये तो हमारा हुआ आगे इसमें। अब इसमें सबसे पहले इसमें आता है विकर्ण। अब विकर्ण में दिया हुआ कि 2 भुजाओं, 2 शीर्षों को, तो इधर देख लीजिए, विकर्ण कहते हैं 2 शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। 2 शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जैसे देख लो इधर चित्र से, जैसे आपका चतुर्भुज दिया हुआ 4 भुजा से, तो इसका विकर्ण एक तो ये हुआ और एक ये हुआ। इसी प्रकार 5 भुजा दी हुई, तो इसका विकर्ण 1 2 2 के बाद 3 4 5। तो आपको देखो, तो इसमें विकर्ण चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या होगी 2, पंचभुज में होगी, आपको ध्यान रखना है विकर्ण की संख्या 5। इसी पर एक और लेते हैं षष्ठभुज, सम षष्ठभुज लेते हैं। ये आप क्या करते, षष्ठभुज दी हुई है, इसका नाम है षष्ठभुज। अब देखो इसकी विकर्ण सबसे पहले 1 2 और 3 4 5 और 6 7 8 9। अब इसका गिनते 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 हो गई। तो विकर्ण हो गई 9। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं ये विकर्ण। तो विकर्ण को हिंदी कहते हैं कि 2 शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। और विकर्ण हम कह सकते हैं, जैसे आपका त्रिभुज आया, 3 भुजाओं से घिरी हुई बना करती त्रिभुज, तो त्रिभुज की एक भी विकर्ण नहीं है। तो हमें याद रखना त्रिभुज की विकर्ण की संख्या कितनी है, 0। ये तो हुई हमारे विकर्ण के बाद। अब विकर्ण के बाद हम देखते हैं इन्हीं विकर्णों के आधार पर बहुभुजों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। बहुभुजों के प्रकार, आपको ध्यान रखना इधर बहुभुजों के प्रकार। सबसे पहले इधर हम देखते हैं तो
इधर ध्यान रखना है बहुभुजों के प्रकार किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के प्रकार के आधार पर। तो भुजाओं के प्रकार के आधार पर बहुत सारे होते हैं, जैसे इधर देख लो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज और एन भुज। इस प्रकार के इस भुजाओं के आधार पर। अब इससे आगे देखते इधर, थोड़ा इधर देखते। अब इधर ये दिया हुआ आपका प्रकार, ये दिया हुआ कि भाई विकर्ण के आधार पर, विकर्ण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं इधर। सबसे पहले हमें विकर्ण के आधार पर देखते हैं इधर। तो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो विकर्ण के आधार पर पहला भाग उत्तल बहुभुज और दूसरा भाग बहुभुज। अब तीसरा इसमें प्रकार आपको देखो, ये भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं की संख्या के आधार पर, ये देखो भुजाओं की संख्या के आधार पर, ये विकर्ण के आधार पर इस प्रकार। अब इसे आगे देखने भुजाओं के आधार, भुजाओं के आधार, भुजा समान या असमान, या समान या असमान के आधार पर। तो इसमें भी आपको दो प्रकार, पहला प्रकार इसमें होगा समबहुभुज और दूसरा होगा विषमबहुभुज। तो ये आपको इस प्रकार टेबल देखना है। इसमें एक बार और देख लो कि बहुभुजों के प्रकार, बहुभुजों के बहुत सारे प्रकार हैं। भुजाओं की संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं यदि 3 भुजाएं, यदि भुजाओं की संख्या 3 है तो त्रिभुज, 4 है तो चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज, 6 है तो षष्ठभुज, 7 है तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज। तो इसी प्रकार आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये तो भुजाओं की संख्या के आधार पर। विकर्ण के आधार पर 2 होते। अब विकर्ण इसमें किस प्रकार, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें विकर्ण दी हुई है आपके कि भाई अंदर दी हुई है, तो उसको बोले अभ्यंतर, अभ्यंतर भाग, और दूसरा होता बाह्य भाग, बाहर की तरफ। यदि विकर्ण अंदर दी हुई है, किसी भी बहुभुज में यदि विकर्ण अंदर आ रही है तो वो विकर्ण आपको अंदर आ रही है, तो वो विकर्ण इसमें आपको ध्यान रखना उत्तल होगा। यदि विकर्ण बाहर आ रही है तो वो आपका जो भी बहुभुज होगा वो आपका अवतल बहुभुज होगा। तो विकर्ण के आधार पर हम भी बता सकते हैं। इसी भुजाओं के आधार पर यदि जितनी भी बहुभुज की भुजा सभी समान है तो समबहुभुज। यदि वो भुजा असमान है, कोई भी एक इसमें से अलग आ रही है, यदि सभी भुजा समान है तो समबहुभुज, और यदि एक भी उसके में समान नहीं है, एक भी अलग आ रही है भुजा का मान, तो वो बहुभुज आपका विषम बहुभुज कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा बहुभुजों के प्रकार के आधार पर। तो इस प्रकार हम बहुभुज के प्रकार के पढ़े। हम आगे देखते हैं। अभी इसी
अब आगे देखते हैं, जितने बहुभुज पढ़े हम इसी बहुभुज के सभी बहुभुजों की परिभाषा और प्रकारों की परिभाषा हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें देखते हैं हम त्रिभुज। छोटे कक्षा में पढ़ चुके हैं त्रिभुज। तो परिभाषा सीधी, तीनों भुजाओं से घिरी हुई बन आकृति को त्रिभुज तीनों भुजा से घिरी हुई बन आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, तीनों भुजा से घिरी हुई बन आकृति को त्रिभुज की। और त्रिभुज का कोई भी आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ये सभी भुजा समान है, इसलिए इसका नाम समद्विभुज। आपको ध्यान रखना है संकेत जो दिया हुआ है विशेष कर इसको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी संकेत ऐसा आता है तो इसका मतलब ये दोनों भुजा समान है। यहाँ ऐसा आता है तो भी दोनों भुजा समान है, तो ये आपको संकेत का भी विशेष ध्यान रखना है। त्रिभुज, अब इसमें देखो आप शीर्ष, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। त्रिभुज में भुजा कितनी होती है? तो उसे नाम से पता चलता है, भुजा 3। और 3 भुजा होने के कारण इसे त्रिभुज कहते हैं। अब आगे चतुर्भुज, ये तो हमें पढ़ना ही है, पाठ का नाम यही है चतुर्भुज का समझना। तो चारों भुजाओं से, एकदम चारों भुजाओं से घिरी हुई बन आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चारों भुजाओं से घिरी हुई बन आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे दिया हुआ आपका, ये कह सकते हैं, तो आपका ए बी सी और डी, इसमें भुजा कितनी होती है? चतुर्भुज में 4, और इसमें शीर्ष भी होते हैं 4। ये तो हो गया चतुर्भुज के बारे में। इसी प्रकार पंचभुज, षष्ठभुज हम आगे देख सकते हैं। ये तो 2 त्रिभुज के बारे में और चतुर्भुज के बारे में। अब चतुर्भुज के प्रकार, इसके हम प्रकार देखते हैं जो हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला इसमें प्रकार ध्यान रखना है, 4 प्रकार के इसमें पढ़ना है। पहला हमारा वृग, दूसरा इसमें आएगा आयत, तीसरा आएगा समचतुर्भुज, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और चौथा आएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। तो 4 प्रकार के चतुर्भुज। और कभी कभी इसमें 5वां होता है, वो हमारा होता पतंग। पतंग की आकृति जैसा होता है, वो भी हमारा चतुर्भुज कहलाता है। तो ये हमारे 4 प्रकार के, इसमें 5 प्रकार के हो गए। 5 प्रकार के हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बहुभुज में वापस देखते हैं। बहुभुज में हमने देखा कि हमने ये तो भुजा के आधार पर, हम अब आते हैं इसमें विकर्णों के आधार पर। विकर्ण के आधार पर देखते हैं इधर। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ कि बहुभुजों के प्रकार। विकर्ण के आधार पर तो पहला इसमें आएगा उत्तल बहुभुज।
तो वह बहुभुज जिसमें विकर्ण, तो वह बहुभुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर, वह बहुभुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित हो, अभ्यंतर भाग में स्थित हो, ध्यान रखना। वह बहुभुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब अंदर वाले भाग, अंदर भाग में मतलब अंदर स्थित हो, मतलब वह बहुभुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। अब इसमें से ध्यान से देखते हैं, जैसे आपका दिया हुआ ये कोई बहुभुज है, इसमें विकर्ण कहाँ स्थित होगी, विकर्ण खींचेंगे तो अंदर ही होगी, तो ये आपका उत्तल बहुभुज कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे कोई भी ऐसा खींचते हैं ये, लेकिन हम इधर देखते विकर्ण इधर तो भी आ सकते हैं, तो ये बाहर होगी, तो ये आपका उत्तल नहीं कहलाएगा। तो उत्तल के लिए आपको देखते हैं दूसरा, ये बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, इनकी विकर्ण यहाँ होगी। इसी प्रकार आगे उत्तल बहुभुज का बनाए तो त्रिभुज तो होगा नहीं, ये तो इस प्रकार हम दे सकते हैं। ये सभी आपके उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज वह बहुभुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित हो, आपको विकर्ण के आधार पर बताना, अंदर हो तो उत्तल, बाहर हो तो अवतल। ये बना सकते हैं ऐसा, ये सभी, इन सभी बहुभुजों का नाम है उत्तल बहुभुज। अब आता दूसरा नंबर 2 पर इसमें दिया हुआ है अवतल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज तो इसका विपरीत होगा, सीधा ऐसी परिभाषा इसकी भी तो लिख सकते हैं कि वह बहुभुज जिसमें, वह बहुभुज जिसमें विकर्ण वही भाग मतलब बाहर की ओर, आपको याद रखना है, जिसमें विकर्ण इसमें आपको इधर से, जिसमें एक भी विकर्ण, जिसमें एक भी विकर्ण बाई भाग स्थित हो, अवतल बहुभुज कहलाता है। ये आपका अवतल बहुभुज। चित्र के लिए जैसे ये देखा आपने, ये इस प्रकार का, तो ये भी बंद आकृति पे गिरा हुआ है, सभी भुजा से गिरा हुआ, सबकी बंद आकृति है। लेकिन हम इसमें देखते हैं यहाँ से हम विकर्ण खींचेंगे तो आपके विकर्ण दो भुजाओं, दो शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो आप देखो, लेकिन ये विकर्ण बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर होने के कारण उसको बोलेंगे अवतल। इसी प्रकार कोई भी आपको देख सकते हैं ऐसे, ये भी बनी है, तो ये बहुत सारे हैं। ये सभी, ये आएगा अवतल और ये होगा उत्तल। विकर्णों के आधार पर
बहुभुजों को दो प्रकार से बांटा जाता है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में। अब आगे आता है बहुभुजों के और प्रकार, दो प्रकार से और पढ़ना इसमें। अब तो बहुभुजों के प्रकार होगा वो पढ़ना, लेकिन भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर देखना इधर, ये दो प्रकार, एक तो होता सम बहुभुज, सीधा सा परिभाषा, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजा व कोण, यदि भुजा समान है तो कोण अपने आप समान हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं इधर, ये भी आपको ध्यान रखना, यदि कोई भी बहुभुज दिया हुआ और उसकी सभी भुजा समान है तो कोण अपने आप समान हो जाएंगे। तो वह बहुभुज जिसकी भुजा व कोण समान हो, जो समान होता है उसको बोलते सम, तो सम बहुभुज कहलाता है। जैसे इसमें वर्ग, ये आपका ये वर्ग, ये आपका नाम समषष्ठभुज, इस प्रकार समषष्ठभुज देख लो। और देखते हैं अष्टभुज, दूसरा कोई भी इसमें देखते हैं तो इधर इसके उदाहरण है। पंचभुज लिखना होता है, ये तो आपका इसका नाम होगा सम पंचभुज। तो इस प्रकार इसका ये होता है समभुज। दूसरा इसमें आता है विषम, विषम बहुभुज के बारे में पढ़ना है। मतलब विषम बहुभुज तो वो कब हुई, वह बहुभुज जिसमें कोई भी एक या सभी, एक या सभी भुजा असमान हो, विषम बहुभुज कहलाता है। अब विषम बहुभुज में आपको देख आयत हो सकता है, जैसे आयत दिया हुआ है तो आयत में आपको पता है ये और ये दोनों आपने सामने भुजा, तो सभी भुजा समान नहीं है आयत, इसमें बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम सभी, ये दोनों भुजा समान है, ये दोनों समान है, ये अलग है। तो इस प्रकार ये नाम दिए होते हैं। तो आपको सीधा याद रखना समबहुभुज वह बहुभुज जिसकी सभी भुजा और सब कोण समान हो, समबहुभुज कहलाता है। और विषम बहुभुज वह बहुभुज जिसमें कोई भी एक या सभी भुजा असमान हो, विषम बहुभुज कहलाता है। तो आज हमारे बहुभुजों के प्रकार का था टॉपिक। अब इसके आगे देखें हम चतुर्भुजों के प्रकार, उसके कुछ गुण और विशेषताएं, ये सब देखेंगे कल वाले क्लास में।